हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आइए, टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक करवत प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि इस प्रकार का क्वालिटेटिव कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लीजिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जैसा कि आपको पता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्षीय व्यापारिक अनुमति लेकर के अंग्रेजों ने यहाँ स्थापित की थी। आगे चलते हुए 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी कि यहाँ से टैक्स के अधिकार इन्होंने जो है महाराजा से, नवाब से ले लिए और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। 1833 में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1934 में एम एन राय द्वारा संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग, 1940 में संविधान सभा का गठन और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। ये सारी बातें जो है इनकी झलक देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सारे के सारे जो इतिहास की जो पृष्ठभूमि रही है, इसको जो है हम आप सबके बीच में डिस्कस करेंगे। देखिए, कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक रहता है, जिसके दौरान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया और 1853 का चार्टर एक्ट आया। ये सभी चीज़ें जो है कंपनी के शासन के तहत आई। इनको सभी को डिटेल में हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे, तो एक दिमाग में पिक्चर बना ले, एक खाका तैयार कर ले, ताकि ये अंदर की स्टडी जो है पूरी तरह से हम बहुत इजी वे में कर सकें। उसके बाद 1858 के बाद 1947 तक ताज का शासन रहा। भारत शासन अधिनियम 1858 कहें, भारत सरकार अधिनियम, और भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, मार्लेमेंटो भी इसको कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919, चेम्सफोर्ड सुधार इसको बोला जाता है, और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947। ये सारी चीज़ें जो है हम ताज के शासन के तहत करेंगे। लीजिए, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। क्या क्या विशेष बातें रही रेगुलेटिंग एक्ट की। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये बनाए गए। सहायता की हेतु जो है 4 सदस्यीय काउंसिल, ये नाम दे रखे हैं, जो है आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें कि 4 सदस्यीय काउंसिल जो है गवर्नर जनरल के लिए बनाई गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है सर एलिजा एम्पे आप कहेंगे। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध, वेरी इंपॉर्टेंट, और उपहार और रिश्वत लेना दंडनीय अपराध, यानी कि बंद कर दिया गया। ये सारी बातें जो है रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के, यानी कि भारतीय संविधान का प्रथम पेज यहाँ से लिखा गया। यहाँ से संविधान की झलक आप देख सकते हैं। जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि स्थापित हो जाते हैं, और भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की बात कर लें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो बंगाल जुडिशरी एक्ट जो है 1781, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया। इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के रूप में भी जाना जाता है। कंपनी के कर्मचारी द्वारा राजकीय कर्मचारी के रूप में किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा कहा गया इसमें।
और हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय जो है हिंदू कानूनों तथा मुस्लिमों के निर्णयों का एक प्रकार से कह सकते हैं इस्लामी कानून के अनुसार ही किया जाएगा मुकदमों का निर्णय। तो इस प्रकार से जो है ये आपका 1781 का एक्ट। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में पृथक्करण कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है राजनीतिक मामले देखने थे अब, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक गतिविधियां देखनी थी। पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार की नीति ब्रिटिश राष्ट्र की नीति के विरुद्ध, और भारत में यानी कि ये कह रहा है कि स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार की नीति जो है ब्रिटिश राष्ट्र की नीति के विरुद्ध, और भारत में औपचारिक काल में केवल 2 ही अधिनियमों में ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्राज्य के विस्तार की नीति को घोषित रूप से अस्वीकार किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट और भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद अगला एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है 1813 का चार्टर एक्ट। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लगभग ब्रिटिश कंपनी प्रत्येक वर्ष साहित्य और विज्ञान के लिए जो है 1 लाख रुपए खर्च करेगी, हालांकि कि ये कभी नहीं। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो है स्वतंत्रता कर दी, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार अब किया जा सकेगा। ये बात उठा करके दे देगा और 4 एक्ट दे देगा आपको। ये बात उठा करके दे देगा, 4 एक्ट दे देगा। इसको उठा के दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो कहीं भी समस्या क्रिएट हो सकती है। मेरे साथ साथ जो है चीज़ों को रिवाइज करते चलिएगा। बार बार प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बार बार बोलता हूँ, आप इन चीज़ों को जो है रिवाइज करते रहिएगा। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब भारत का भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिंग ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम गवर्नर जनरल बने भारत के। और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो विलियम बेंटिंग 1833 के तहत और वॉरेन हेस्टिंग 1773 के तहत। आपने देखा भी है, भारतीय के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति और रंग भेद के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की बात यहाँ पर की गई, प्रावधान किया गया। प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकरण की बात यहाँ पर आई। तो ये वर्ड भी जो है आपका एक नंबर सुनिश्चित कर सकता है, और उससे पूछिएगा 1 नंबर की वैल्यू जो 1 नंबर से रहा, और हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी भर जो है वो जो हासिल नहीं कर पाया हो। तो 1 नंबर का अपने आप में बहुत महत्व है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 में पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का प्रसंस्करण किया गया। गवर्नर जनरल के नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन और सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए जो है खुली भर्ती प्रतियोगिता प्रारंभ। इंपॉर्टेंट थिंग, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व यानी कि बंगाल, मद्रास और आगरा को दिया गया। यानी कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात यहीं पर पहली बार आई। फिर हम आते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। गवर्नर जनरल का पदनाम अब जो है वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। आप कह सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के तहत आप कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के तहत, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की द्वैध शासन व्यवस्था खत्म कर दी गई। एक नए पद भारत सचिव का सृजन, ब्रिटिश कैबिनेट का ये सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। उसके बाद 1861 का ये भारत परिषद अधिनियम, विधि निर्माण में भारतीयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया। वायसराय द्वारा 1862 में 3 भारतीय मनोनीत बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और
सर दिनकर राव। विकेंद्रीकरण की जो है शुरुआत, जो केंद्रीकरण की 1833 में शुरुआत हुई थी, अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और ये 1861 में हुई। वायसराय की काउंसिल की सिफारिश के लिए अध्यादेश जारी करने की भी अनुमति 6 माह के लिए, यानी कि आज राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं, वायसराय को ये 1861 में शक्ति दी गई 6 महीने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात अभी मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि ये संविधान की ही पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आप इतिहास में झांक करके देखिएगा, काफ़ी सारे रूट जो है आपको नजर आएंगे संविधान के इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर। 1892 का अधिनियम आप देख पा रहे हैं। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार। विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात भी यहाँ पर स्वीकार कर ली गई। दो इंपॉर्टेंट बात, दोनों की दोनों आपके क्वेश्चन का मटेरियल तैयार करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। देन मार्लियामेंटो सुधार, बहुत बड़ा अपने आप में भारत परिषद अधिनियम 1919 कहा जाता है। विधान परिषदों में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर अपनी राय देने का अधिकार मिल गया। पहली बार वायसराय की परिषद यानी कि कार्यपालिका में किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया। 1861 में आप कहेंगे कि जहां विधायिका में जगह मिल गई थी, अब कार्यपालिका के अंदर 1909 में जगह मिल गई। यह महत्वपूर्ण प्रावधान, क्योंकि 1861 के अधिनियम द्वारा विधायिका में भारतीयों को सम्मिलित करने का निर्णय, जबकि 1909 में कार्यपालिका में भारतीयों को सम्मिलित करने का, और मुस्लिम के लिए जो है मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी यहाँ से कर दी गई। ऐसे कटु बीज बो दिए गए जिसकी फसल जो है 1947 में काटी गई, और यहाँ से जो है एक सामाजिक पैमाने से जो स्थापित था उसमें कहीं ना कहीं दरार आई, और जो है परिणाम बहुत घातक हुए आगे चल करके। 1919 का ये भारत शासन अधिनियम शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर वोट देने का अधिकार, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और यहाँ से भी सिखों, भारतीय ईसाइयों, क्योंकि 1909 में मुस्लिमों के लिए कर दिया था, तो सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन 1919 में इन्होंने कर दिया, और वोट जो है शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर देने का इन्होंने निर्णय ले लिया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी यहीं से, राज्यों का बजट केंद्र से अलग कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय, यानी कि दोहरा शासन, यहाँ से प्रांतों को जो विषय प्रदान किए गए उन्हें पुनः हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय दो भागों में भी बांटा गया। हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर जनरल यानी कि वर्तमान के राज्यपाल के हाथ में, आजकल जो राज्यपाल है उस टाइम गवर्नर, और उनके हाथ में हस्तांतरित विषय। गवर्नर के इन विषयों पर अपनी परिषद विधायिका की सहायता से जो है नियम बनाता था। वहीं आरक्षित विषयों के संबंध में भी शक्तियां तो गवर्नर के पास ही थी, किंतु इस विषय पर अपनी कार्यपालिका की सहायता से नियम बनाता था। तो आप कह सकते हैं कि दो तरह के ये विषय यहाँ पर आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित के संबंध में शक्तियां जो हैं पूरी तरह से आप कह सकते हैं गवर्नर के पास थी। उसके बाद 1935 का ये अधिनियम, अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो बन ही नहीं पाया, लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति अब कर दिया गया खत्म प्रांतों में, जबकि केंद्र में ये प्रारंभ कर दिया गया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना आंशिक उत्तरदायी थी जो 1919 में, अब 1935 में ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना प्रांतों में कर दी। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका अब इन्होंने लागू कर दी। तो ये सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी जरूर फैक्ट उठता है किसी भी क्वेश्चन को तैयार करते समय। लास्ट जो हमारा रहेगा वो आज का 1947 का भारत सरकार अधिनियम। वायसराय केंद्र का, जबकि राज्यों की गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे, जैसे राष्ट्रपति आज करता है। और भारत में ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति और भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों के गठन का
प्रावधान। तो ये सारी बातें जो हैं हमने डिस्कस की। अपने आप में बहुत सारे फैक्ट्स को, डेटाज़ को समेटे हुए आज की ये वीडियो, जो एक नंबर इस वीडियो में बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। और आप इसको सुनिश्चित करने के लिए अपना ये एक नंबर पक्का करने के लिए आप इसको बार-बार देख करके और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बार-बार रिवाइज़ करते हुए अपने आपको जो है अपनी तैयारी को धार देते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।